नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने आज मौजूद हैं सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। ज़्यादा परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुचर्चित तो हैं ही, बाहुबली कह देंगे इनको गुस्सा आ जाएगा। फिर भी लोगों के बीच जो छवि है वो पप्पू यादव की बाहुबली के तौर पर है। पप्पू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि प्रतिक्रिया और गुस्सा मेरे जीवन का कहीं से दूर दूर तक हिस्सा नहीं। बाहुबली क्यों कहते हैं आपको लोग? लोग नहीं कहते हैं। कौन कहता है? फिर तो बराबर छपता है बात। जो लूटते हैं, जो पड़ोसी को तंग करते हैं, जो इंसान से प्यार नहीं करते, जो आम लोगों के जीवन को महसूस नहीं करते, जिसे गरीबों से प्यार नहीं। अब्राहम लिंकन ने 3 शब्द कहा था, आई लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मैंने उसमें जोड़ दिया विथ द पीपुल, हैव द पीपुल। इसीलिए बाहुबली शब्द कभी रॉबिन हुड, कभी कुछ भी, तरह तरीके के नाम। ये आप पर कितने केसेस रहे उसको आपने देखा है क्या? अभी तो आपने नॉमिनेशन किया होगा तो एफिडेविट भी साथ में फाइल किया होगा। अपने केसेस के संज्ञान धारा को देखा है। कॉलेज लाइफ से आज तक आंदोलन के केसेस को आप, और कितने केसेस आम लोगों पर है। नरेंद्र मोदी जी पर आरोपें लगी, देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी पर कभी हत्या का आरोप नहीं लगा। नरेंद्र मोदी जी पर तो नरसंहार तक का आरोप लगा है। ये नरसंहार, नरेंद्र मोदी जी पर तो कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, सीबीआई में लॉज है, फर्जी इनकाउंटर कराने में इनकी सब चीजें हैं। नहीं, ये आपकी परिभाषा तो कानून ने कभी उनको सजा कोई नहीं दी। तो कानून हमको कहाँ कुछ नहीं किया। और 302 में आपको मैं बता दूं, मैं 302 में कंप्लीट हुआ हूँ। कॉन्स्पिरेसी के तहत मुझे फंसाया गया था, एक राजनीतिक शिकार थी। आज तक उसके अलावा दूसरा 302 पप्पू यादव पर नहीं लगा। रंगदारी मांगने का आरोप? जी नहीं, रंगदारी ये गवर्नमेंट की चीजें थी, पुलिस की चीजें थी, कोई पब्लिक एफआईआर नहीं है आज तक। गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी आप कभी व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ आप लड़िएगा, कबीर सिस्टम के खिलाफ लड़े तो किसने मान लिया? मोहम्मद साहब सिस्टम के खिलाफ गए तो किसने मोहम्मद साहब को मान लिया? लोग कहते हैं कि जेल में आपने इतना लंबा समय व्यतीत किया तो वहाँ पर खूब सारी किताबें पढ़ी। अब जेल से जब बाहर आए तो उन किताबों का ज्ञान जो है पब्लिक के बीच बांट। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जो कंप्लीट स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक परिवार है। आप तो आनंद मार्गी हैं। हाँ बिल्कुल। ये आनंद के मार्ग से आतंक के मार्ग पर कैसे आप पहुंचे? ये समझेंगे तब नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में? इस सिस्टम के खिलाफ सिस्टम को चुनौती देना और आम लोगों के लिए उद्योगपति, पूंजीपति और ऐसे शोषक वर्गों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है और अपनी वैचारिक चीजों से यदि विरोध करने की ताकत रखता है, इसलिए तो रॉबिन हुड वाली बात आती है ना। यहाँ उसके लिए अगर कोई आदमी गलत करता है उसके लिए कानून है। आप एमपी हैं, आप तो कानून बनाते हैं भैया। आप संविधान की शपथ लेते हैं भैया। क्या संघर्ष करना, किसी के बारे में बोलना अपराध है क्या? और आप किसी वैचारिक बातों के बारे में बोलना अपराध नहीं, लेकिन जन अदालत लगाना, खुद छापेमारी करना, ये किसने आपको अधिकार दे दिया? ये मेरे सिस्टम ने, सदन के द्वारा, लोकसभा के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया है। मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। मुझे तो हर सांसद होता कि कोई, लेकिन 543 सांसदों में किसी में हमने नहीं देखा कि उसे लूटने से फुर्सत नहीं है, उसे जात पात करने से फुर्सत नहीं, उसे गठबंधन की राजनीति करने से फुर्सत नहीं, उसे जात और धर्म और मजहब पर आने से फुर्सत नहीं है। इस देश के 542 सांसद जात की राजनीति लूटने से फुर्सत नहीं है। एकमात्र ईमानदार पप्पू जी, पप्पू यादव और उनकी मिसेज रंजीत रंजन जी, अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस से, एक बार एलजेपी से, मैं राजद से। क्या ये विश्व के इतिहास में पति पत्नी दोबारा लोकसभा के सदस्य के रूप में हम हैं? ये अनसांसद नहीं है। नहीं, यही तो लोग कहते हैं कि आतंक आपका इतना ज्यादा कि कोई वोट डालने की, आपके खिलाफ वोट डालने की हिम्मत जुटा पाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल का काम होता है। प्रबोध जी, हिंदुस्तान के इतिहास में मुखिया वोट कब्जा करके नहीं कर सकता।
आप कानून बनाते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि आप कानूनी राह पर चले ना। आप कानून बनाते हैं, आप तो लॉ मेकर हैं, आप ही के हाथ में देश है। आप एमपी हैं, आपकी पत्नी एमपी है, भैया तो आप बदलिए उन लोगों तो को। आपको किसने कहा? मैं जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25% स्कूल में तुम्हें नामांकन लेना है, तो अब सरकार के पास सुप्रीम आइए। कोर्ट में सरकार यदि नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में आजादी से लेके पहले से लेकर के आज तक यह व्यवस्था है कि वो धरना प्रदर्शन, वो क्या कहते हैं, जनता के बीच अदालत, जनता क्या कहते हैं, जनता का मत लेकर के दुनिया को बताए कि जनता चाहती क्या है। आज हम उसको कर रहे हैं। 12 साल 3 महीने के राजनीतिक शिकार के बाद मुझे उस व्यक्ति ने रिहा किया जो इस हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार न्यायिक प्रक्रिया के जज के रूप में कहा जाता है। और इतना ही नहीं, आप फिर बात से और बताइए। सुनिए ना, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैंने कहा कि प्रबोध जी, कानून हम बनाते हैं और कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कानून बनाने में हमारा शेयर होता है। हम सदन में इम्प्लीमेंट कराना आपको डायरेक्टली जी बिल्कुल आपका काम नहीं है। बिल्कुल मेरा काम है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी जी है। नहीं, मेरा काम है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाना। मेरा काम है उसको लिखना। हाँ, आपका और काम है नहीं, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इम्प्लीमेंट कराना आपका काम है। तो मैं सिविल सर्जन को लेकर के जाता हूँ, मैं कलेक्टर को लेके जाता हूँ, ये मेरे मॉनिटरी कमेटी का चेयरमैन, वो सेक्रेटरी है। आप रेड कर रहे हैं, आप लाल बत्ती लगी गाड़ी से चल रहे हैं। किसने कहा? आज तक आजादी के बाद कभी लाल बत्ती लगाया नहीं मैंने। यदि मेरे गाड़ी में कोई कह दे लाल बत्ती, आप सायरन बजवा रहे हैं, ये बात भैया आजादी के बाद मैंने कभी आज तक लाल बत्ती लगा, शौक भी नहीं है। पप्पू यादव को लाल बत्ती का शौक किस बात का? आपके खिलाफ सहरसा डीएम को जो ज्ञापन दिया गया, और उस ज्ञापन में याद करने में आपको बताता हूँ, वो पार्टियां हैं जो जिन पार्टी के साथ आपका महागठबंधन है, आपकी पार्टी का जेडीयू उसमें शामिल है, बीजेपी ही नहीं है, जेडीयू शामिल है, उसमें वाम दल शामिल है। तमाम दलों ने एक्सेप्ट राजद, सभी दलों ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया। नीतीश कुमार जदयू है ना, नीतीश कुमार जी की विचारधारा जदयू है। नीतीश कुमार जी को समाप्त करने वाले ऐसे ही जदयू के लोग हैं, पीठ में छुरा भोंके हैं, ऐसे ही मंत्री विधायक एमपी। आपके खिलाफ जो बोल दे वो जेडीयू के पीछे छुरा भोंक रहा है। भैया एक बात याद रखिएगा, मेरे खिलाफ मैं स्वागत करता हूं। गाली देने से अच्छा है उनको एक लंबी लकीर खींचना। मैंने स्वागत किया उनका। मैंने कहा कि आप जनता के हित में आगे आ जाओ ना, आप आगे बढ़ो, पप्पू यादव पीछे से साथ खड़ा है। आप बातें हैं, जनता की बात बीच में ऐसी ना लाओ। पप्पू यादव क्या करता है, व्यक्तिगत आलोचना या नहीं करता है। पप्पू यादव से और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय हो चला है। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं आरजेडी के सांसद, परिचय बताने की जरूरत नहीं है, पप्पू यादव जी। पप्पू जी, डॉक्टरों ने आपके खिलाफ हड़ताल कर रखा, हड़ताल किया सहरसा में, राज्य भर में हड़ताल करने की बात कही, लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखने की बात कही। क्यों आखिर? सब लोगों को स्वतंत्रता है इस लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने की, और मुझे मेरे दायित्व का मुझे बोध है। 16 लाख लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में दिया। हिंदुस्तान में इस सबसे सर्वोच्च सदन में हम बैठते हैं, और हमारी क्या जिम्मेदारी है आम लोगों के हित में, हमें क्या करना चाहिए। आम व्यक्ति को जो बुराई, जो चीज़ें उनकी खुशी को, उनकी मुस्कुराहट को छीनता हो, और जो सिस्टम आम आदमी के रेस्पेक्ट को छीनता हो, जो सिस्टम सरकार के द्वारा बनाए हुए गाइडलाइन पर काम नहीं करता हो। सरकार चाहती है कि सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, जनप्रतिनिधि आम आदमी को मालिक समझे, राजा समझे, और रेस्पेक्ट दे सामने वाले आम आदमी। आप लाठी के बल पर बदलेंगे उसको। मैं स्पष्ट रूप से जान लीजिए, हर परिस्थिति में मेरी ये लड़ाई है। जब तक आम आदमी को राजा और मालिक के रेस्पेक्ट के साथ, सरल और सुलभ न्याय के साथ, जब तक हम सरकार की भावनाओं के अनुकूल, संविधान के भावनाओं, संविधान स्पष्ट कहता है कि आपको
डॉक्टर के मूल चीज़ों में लिखा हुआ है कि आपके लिए सर्वोपरि है मरीज। आपके उस मरीज और आपके बीच में किसी भी तरह के आपके अहंकार, आपका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आपकी भौतिक सुख, आपका व्यक्तिगत सुख नहीं आ सकता है जब वो ओथ लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, यदि कोई सिस्टम को चैलेंज करता है और सिस्टम के लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस देश में कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी भगत सिंह, ऐसे लोग, कभी जेपी, कभी लोहिया, कभी पटेल, सरदार पटेल जैसे लोग इस देश में आते रहे हैं और अपनी बात अपने तरीके से, लिखे लिख सब चले, बेलीक चले सपूत। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी को गाली देने यहाँ नहीं बैठा हूं। सबके अपने एजेंडे हैं, अब सबके अपने तरीके हैं। एजेंडे किसी के खराब नहीं होते, अपने तरीके से पार्टी को सर्वाइवल करता है और वो अपने को अच्छा समझता है, लेकिन उसको संचालित करने वाले लोग गलत और अच्छा होते हैं। सांसद और एमएलए की क्या स्थिति है इस देश में, कुछ लोगों को यदि मैं छोड़ दूं तो मैं इतना ही जानता हूं, जात, धर्म, मजहब और दौलत, गठबंधन हो जाओ, हो गया, जग गई खुश लोगों की तकदीर। जात जहाँ है, जग गई लोगों की तकदीर। जब व्यक्तिगत तौर पर चुनाव जीतने की प्रयास करेंगे और ईमानदार प्रयास करेंगे और जब किसी विकास और किसी जन के भावनाओं के अनुकूल खरे उतर करके चुनाव जीतेंगे, तब ना किसी सांसद एमएलए को दूसरों के कष्ट और उसके दुख को वो महसूस कर पाएंगे। पप्पू जी, बार बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि आप जितनी बातें करते हैं और जो चर्चाएं आपके बारे में हो रही, जो खबरें आपके बारे में आ रही हैं, वो तो इस तरह की नहीं है जिस तरीके की आप चर्चा कर रहे हैं। आप तो सैद्धांतिक बात करते हैं और वस्तुस्थिति क्या है, नहीं, आप सुन ले जरा सा, आपको साहस होना चाहिए, चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं। पूरी हमसे ज्यादा साहस इस देश में किसी को नहीं हो सकता। सब्र भी होना चाहिए, बहुत सब्र। और 12 साल पूंजीपतियों ने कैद करके रखा, इससे ज्यादा भी सब्र की अजीत सरकार पूंजीपति नहीं थी। नहीं, जिसने कैद करके रखा अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार कहती है कि उन्होंने बेचारी, मैं उन पर नहीं टिप्पणी करूँ। नेताओं का बयान क्या आता है, हमने फेसबुक पर अभी कुछ पढ़ा, किसी ने लिखा फेसबुक पर कि अब तो वहाँ पर महिलाएं कह रही अपने बच्चों को, बेटा सो जा नहीं तो पप्पू आ जाएगा। ये आतंक का हालत है। भैया मेरे, ये कौन कह रहा है? इस बिहार के सर्वे में, आप सर्वे करा लो, दिल्ली में 20 दिन, 21 दिन में 19 दिन रंजीत रंजन पप्पू यादव बिहार और देश के मुद्दों पर सदन में खड़ा रहा। यूपीएससी के मामले पर 19 दिन सड़कों की गलियों पर खड़ा रहा। बिहार के किसी मुद्दों पर, असम में मरे तब मैं वहां गया, महाराष्ट्र में घटना घटी तब मैं वहां पहुंचा। इसी मुद्दे पर हम आ रहे हैं, जब भी अब इसी मुद्दे पर आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं, सियासी गलियारे में ये चर्चा है कि अब आप मधेपुरा और सहरसा से ऊपर उठकर बिहार का जो लीडरशिप का जो मामला है वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। देखिए प्रबोध बाबू, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बड़े भाई, आपके दौरे हो रहे हैं ताबड़तोड़। देखिए मैं पहले भी कभी सीतामढ़ी, कभी दरभंगा। मैं एक बात बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा, लोक जनशक्ति पार्टी का चीफ सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया रहा, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी हम बनाए थे, उसके मंत्री थे, हमने एनडीए को सपोर्ट किया था, अटल जी को सपोर्ट किया था। मैं स्पष्ट रूप से भाई मेरे आपको कहना चाहता हूं कि बिहार के हर कॉर्नर को और बिहार से बाहर भी जब भी कोई मुद्दे बिहार के आम नौजवान और छात्रों के सवाल रहे हैं, कॉलेजेस मैं बचपन से जाता रहा, सियासी मुद्दों, कॉलेज के आंदोलन, सियासी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मजबूरी है, थोड़ा एक ब्रेक लेना, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद होगा फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, आरजेडी के सांसद हैं। पप्पू जी, बिहार में महागठबंधन को लेकर आपके नेक ख्यालात क्या हैं? देखिए, समय और समाज की पुकार थी, गरीबों के आंदोलन को समाप्त करने की बड़ी साजिश सदियों से चली आ रही है।
बुद्ध, महावीर, कबीर के काल से पहले महात्मा फूले, तो पेरियार मौजूदा काल की बात और कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदेव बाबू, लाठी से समाप्त कर देना। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई, कर्पूरी को वो गाली। नहीं ये फिर जातीय विद्वेष की बात ना करें। मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। किसी को लग रहा था मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं, किसी को लग रहा था कि मेरा अधिकार है। सब अपने तरीके से वैचारिक चीजें तो लंबे समय से चली आ रही है और चलेगा। विचारों के बीच में उथल पुथल तो रहता है। ये अचानक जो विचारों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ, ये जो आपके कोई हृदय परिवर्तन नहीं। अभी आपको याद है कि आप इस लोकसभा चुनाव में शरद जी के बारे में क्या बोल रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा शरद जी के बारे में, यदि हो तो निकाल दीजिए। शरद जी के बारे में अनरेस्पेक्ट कुछ नहीं बोला। अनरेस्पेक्ट बोलने की बात मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं कभी किसी व्यक्ति के बारे में अनरेस्पेक्ट नहीं बोलता। आप सरकार के, नीतीश सरकार के बारे में क्या बोल रहे थे वो भी मैं सुनाऊंगा। नीतीश कुमार जी एज ए पर्सनल निश्चित रूप से उनकी चिंता इस बिहार के 9 करोड़ लोगों की थी। पप्पू जी, एक सामान्य बात हम लेकिन यदि सिस्टम नीतीश कुमार जी को ना चलने दें, ये ब्यूरोक्रेट नीतीश कुमार जी ने तो पूरी प्रयास किया इस बिहार को इस देश में चेहरा बदलने के लिए, विकास प्रयास करने के लिए। यही तो हम हैरानी में है कि अगर हमने खुद कई सभाएं आपकी कवर की थी, ये भी इसी इलेक्शन में, जो इसी साल इलेक्शन हुआ है कुछ महीने पहले जी, और वहां हम आपका भाषण सुन रहे थे। आप नीतीश कुमार जी के बारे में आपके सदविचार क्या थे? मेरा नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत बारे में मेरा कोई विचार नहीं बदला। उनके व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी के बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। पहले मैं देखिए ना, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी आज भी वही अवधारणा जो कल थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जननेता और राजनीति करने वाले जब भरोसे करने लगे ब्यूरोक्रेट पर, और ऐसे ब्यूरोक्रेट पर जो जात के भंवर जाल में और दलालों के भंवर जाल में जकड़ा हुआ हो। 2-4 का नाम बता दीजिए। बाप रे, मत पूछिए, 2-4 नहीं, गिनती। दलाल और जात के जंजाल में फंसे कुछ ही ब्यूरोक्रेट होंगे जिन्हें थोड़ी बोरी वैचारिक चीजें। तो क्या कीजिएगा? पूरे ब्यूरोक्रेट्स को उठा कर हिंद महासागर में डुबा देना। इस देश को यदि किसी ने गर्त में ले गया है, इस देश को, जो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट पर भरोसा किया है, जो व्यक्ति, वह सरकार नहीं चली, वह सरकार की व्यवस्था समाप्त हो गई। आपने तो बड़ा अध्ययन किया है जेल में, और उससे पहले भी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई वाली रही है। संविधान आपने पढ़ा होगा। संविधान में कहाँ है आपको एक कार्यपालिका, विधायिका, ये दोनों का काम अलग अलग है। आप कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को उठा के, मैं कहाँ ब्यूरोक्रेट्स उठा के फेंक दो। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, संविधान में यदि बाबा साहब अंबेडकर और उस वक्त के लोग ये समझे होते कि कभी मॉरल वैल्यूज की भी बातें होगी इस देश में, नैतिकता की बातें, कभी इतना घोटाला और इतने सब लोग लुटेरे आ जाएंगे इस देश में जहां पर मोरल नैतिकता का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, और तो उस वक्त संविधान में नैतिकता दर्ज कर दिया गया होता। उनको क्या पता था कि इस तरह के माहौल भी, इस तरह की लूट, इस तरह की देश को लूटने वाले भी लोग आएंगे। चलिए, आपको इतने साल बाद आपको ये बात पता चल रही है कि नैतिकता आज खत्म हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर शायद उस समय उनको पता नहीं था, इसलिए ये सब इन्होंने नहीं लिखा। आगे रास्ता क्या? हमको पहले 2-3 छोटे सवाल है, छोटे सवाल जवाब आपसे चाहिए जी कि जो महागठबंधन बना, इसका नेता कौन होगा? नीतीश कुमार जी इस बिहार में एक मजबूत विकास के स्वरूप का चेहरा है। अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों? अगला मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को यदि गठबंधन बनाना चाहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? गठबंधन का नेता तय करेंगे। लालू यादव जी देश के लीडर हैं और लालू यादव देश के महानायक हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते। लालू यादव जी की अपने तरीके हैं, जो इस देश में लालू यादव जी के तरीका नहीं हो सकता। लालू यादव जी जो है, वो चर्चा ये है कि लालू यादव जी अपना जो राजनीतिक उत्तराधिकार जो है, विरासत जो है, वो अपने अब परिवार के सदस्यों मीसा भारती और तेजस्वी यादव के हाथों सौंपना चाहते हैं। देखिए, यदि अखिलेश जी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई तो मुलायम सिंह चाह के भी नहीं रोक सके। आप मुलायम सिंह जी चाह के भी नहीं रोक सके। यदि तेजस्वी जी या मीसा जी या कोई जी जनता को अपनी ओर अपने संघर्ष से, अपने व्यक्तित्व से अपनी ओर करते हैं, तो लालू यादव ना चाहे तब भी, कोई ना चाहे तब भी, और यदि वो अपनी ओर नहीं कर सकेंगे तो लालू यादव जी थोपते नहीं हैं। लालू यादव जी थोप करके किसी को लीडरशिप नहीं देंगे, ना दल थोपेगा।
भविष्य वहां पर एक विकल्प पप्पू यादव का भी हो। देखिए, पप्पू यादव या विकल्प की बात कभी नहीं करता है। पप्पू यादव जी का बात स्पष्ट है, मेरे लिए कॉमन आदमी, मेरे लिए गरीब सर्वोच्च है, मैं उसकी आवाज बन करके जीना चाहता हूं। गरीब की आवाज तो आप तब बनेंगे जब आप लीडर होंगे ना। भैया लीडर नहीं होना, मदर टेरेसा लीडर थी क्या? नेल्सन अब्राहम लिंकन पहले लीडर थे क्या? नेल्सन मंडेला पहले लीडर थे क्या? मदर टेरेसा क्या मदर टेरेसा बन करके आप एक बात बताइए, जितना नेताओं ने लूटा होगा उतना मैं डेली बांटता हूं प्रबोध भाई। आप क्यों फेसबुक मेरा नहीं देखते हैं? नहीं, फेसबुक आपका हम देखें, आपके बारे में चर्चाएं इतनी ना होती है, फेसबुक पर हम देखते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि पप्पू यादव को एक लेने की, मैंने तो कहा यदि हिंदुस्तान में देने की प्रवृत्ति ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने की प्रवृत्ति जिस दिन हिंदुस्तान के नेता और हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट छोड़ दे, डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी। फिर हमारे सवाल से आप भाग रहे हैं। हम तो आखिर में एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि अगर जो राजनीतिक उत्तराधिकार की बात आएगी लालू प्रसाद यादव जी की, आपने कहा कि मीसा भारती या तेजस्वी यादव में अगर क्षमता होगी तो अपने आप नेता बन जाएंगे। हाँ? ठीक, हम एग्री करते हैं, हम उससे हम राजी हैं उस आपके इस बात पर। लेकिन अगर क्षमता नहीं दिखला पाते हैं तो एक पप्पू यादव का भी नाम होगा ना। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जनता तय करेगी कि लीडर कौन होगा। जनता ने तय किया कि लालू यादव महानायक हैं तो हैं, और आज लालू यादव के बाद क्या होगा? जनता तय किया कि नीतीश कुमार अच्छे हैं तो हैं और आज भी हैं। लालू यादव के बाद की और नीतीश कुमार में क्षमता है। लालू यादव के उत्तराधिकार की हम बात कर रहे हैं। इसको जनता को तय करने दीजिए ना कि लालू यादव जी का उत्तराधिकार कौन होगा, जनता पर छोड़ दीजिए। चलिए पप्पू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। पप्पू जी ने आखिर में एक बात कही, कायदे की बात कही कि जनता तय कर देगी। शायद कहीं ना कहीं मन में इनके है कि जनता क्या तय करेगी, लेकिन जो कुछ भी है जनता तय कर देगी आगे नेता कौन होगा। फिलहाल पप्पू जी का फिर से शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा। हमारा ये कार्यक्रम आज यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक ले दीजिए मेरी इजाजत। नमस्कार।